This conference will now be recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم जी आज की क्लास में हम कुछ टेक्स्ट ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बिजनेस का और कुछ सेक्शन हमारे ऐसे हैं जो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हुए मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ रिवाइज करूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है टेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिहाज से। अभी आप लोग जब टेक्स्ट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक आपकी अप्रोच टेक्स्ट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ठीक नहीं है। तो आप लोग जरा अच्छे तरीके से इसको समझिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरे का पूरा सेक्शन आपको रिकॉल करवा सकूं और आपको बता सकूं कि कोशिश किया करें आप टेक्स्ट ट्रीटमेंट को ऐसे सॉल्व किया करें इन क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है आइडियल एसोसिएट। रिक्वायरमेंट क्या है? आपने एडवाइस करना है मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट के हवाले से अबव ट्रांजैक्शंस की। जितनी भी ऊपर ट्रांजैक्शंस गिवन है, जैसे 3 ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है, इन 3 ट्रांजैक्शंस की ट्रीटमेंट के हवाले से आपने मैनेजमेंट को गाइड करना है कि अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इन ट्रांजैक्शंस की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप टैक्स कंसल्टेंट हैं जी, आइडियल एसोसिएट के, और आइडियल एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज है और वो सेल भी करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को पिछले 20 सालों से। फर्म रिक्वेस्ट कर रही है आपको कि आप ओपाइन करें, ओपिनियन फॉर्म करें इन एक्सपेंडिचर्स के बारे में कि इनकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और टैक्स ईयर 2022 के लिए। सबसे पहला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के हवाले से कोई अमाउंट नहीं बताई, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के हवाले से आप हमें बताएं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। देखिए हम समरी बना रहे हैं तो मैं ये जितनी हम समरी बना रहे हैं उसी में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि साथ साथ हमारी समरी भी बन जाएगी। थर्ड वन पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स की प्रोविजन। अच्छा, अब आपको पता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की ट्रीटमेंट क्या होती है जी, मुझे बताइएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इनएडमिसिबल होता है सही जी ये इनएडमिसिबल है, इसे हम ऐड बैक करते हैं। इसी तरह से बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्चुअल बैड डेट्स या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एडमिसिबल एक्सपेंस है, इसे हम डिडक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप एग्जाम में इसका आंसर इतना लिख के आते हैं तो मेरा ख्याल है कि एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसमें
जस्ट कंक्लूड कर दी है। आपने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनएडमिसिबल है, एड बैक कर दो, कंक्लूड किया आपने उसकी टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में कंक्लूजन फ्राहम किए। ऐसा क्यों करते हैं? आपको इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को इनएडमिसिबल या अलाउ क्यों नहीं करता? आप बताएं तो सही, वजह तो बताएं। अब उसका आंसर हम करते हैं, तो मैं यहीं पे लिख दूं ताकि समरी के साथ ही प्रिपेयर हो जाए। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। ठीक है जी बच्चे, तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा हूँ? प्रोविजन, अब गौर से सुनिए मेरी बातें। प्रोविजन फॉर, मैं बहुत शॉर्ट समराइज करके कोशिश करूंगा लिखने की, लेकिन कम से कम इतनी बात तो जरूर लिखूं कि आपको समझा सकूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैन नॉट बी अलाउड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का खर्चा अलाउ नहीं होता या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजंस की बुनियाद पे ये खर्चा अलाउ नहीं होता। अब आपने ये बात याद रखनी है, आपने इन चीजों के बारे में पढ़ रखा हुआ है, लेकिन आप लोग जब आंसर कर रहे हैं तो तब आप ये आंसर करते हुए बता नहीं रहे हैं, तो एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स पूरे प्रोवाइड नहीं कर। ठीक है जी बच्चे, तो अब आपने क्या, लेकिन इतना भी जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना कि जिसके मार्क्स हैं ही नहीं, आप उतना रिप्रोड्यूस किए ही चले जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है जी बच्चे, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट कमिंग क्लास के अंदर आपको डिटेल डिस्कस करके बताऊंगा कि हर एरिया को आपने आंसर कैसे करना। ठीक हो गया? हमने इसमें पॉइंट पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वन पॉइंट हमने क्या, ऑल इवेंट्स, वो तमाम के तमाम इवेंट्स दैट डिटरमिन, वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो डिटरमिन करते हैं लायबिलिटी को। याद आ गई बात? वो तमाम के तमाम इवेंट्स जिनकी मदद से लायबिलिटी डिटरमिन होती है, वो अकर ही नहीं हुए, तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अलाउ कैसे कर सकते हैं? ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, इसी तरह से दूसरा पॉइंट, इसमें सेकंड वन पॉइंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताता है, लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन, ये वर्ड याद रखना है, लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन, लायबिलिटी डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक है जी, किससे? याद करें क्या वर्ड यूज किया हुआ है? रीजनेबल एक्यूरेसी। बिल्कुल ठीक हो, लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो याद करें, अब इसका आंसर आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैन नॉट बी अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप ये भी वर्ड बोल सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इनएडमिसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। आप ये बता सकते हो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनएडमिसिबल है इन वजूहात की बिना पे। पहली बात, वो तमाम इवेंट्स जिनकी बेस पे लायबिलिटी डिटरमिन हुई होती है वो अकर ही नहीं हुए, और लायबिलिटी के अमाउंट को हम रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। ये पहली बात आपको समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब दूसरा आंसर आपने साथ ये भी बता के आना है, एक्चुअल बैड डेट्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है ना, तो एक्चुअल बैड डेट्स, जितने भी एक्चुअल बैड डेट्स वो क्यों अलाउ हो जाते हैं? एक्चुअल बैड डेट्स शैल बी अलाउड, अलाउ होंगे। क्लियर हो गया जी बच्चे? एक्चुअल बैड डेट्स शैल बी अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इफ फॉलोइंग कंडीशंस। आप लोगों को तो लिखते हुए जल्दी से आप लिख लेंगे, मुझे बोर्ड पे लिखते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्चुअल बैड डेट शैल बी अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जी? फर्स्ट वन कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। याद है ना जी? जी, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन
जी, प्रीवियसली ये इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, फिर ही हम इसके अगेंस्ट बैड डेट्स एक्चुअल रिटर्न ऑफ शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हमने एक और भी बात पढ़ी थी, मनी लेंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक ऐसा इदारा जिसका काम है पैसे उधार पे देना। अगर उसने उधार पे पैसे दिए और उसे वो पैसे रिकवर नहीं हुए तो उसकी तो टैक्सेबल इनकम में भी शामिल नहीं है, उसने तो उधार दिए, लायबिलिटी प्रोवाइड की उसको, अगर वो पैसे रिकवर नहीं हुए। ठीक हो गया जी, उसके लिए भी। अब थर्ड वन, दैट इज रिटर्न ऑफ। डेट क्या हो? रिटर्न ऑफ। That is written off in the accounts, in the tax year। पहली वाली बात जो मैंने लिखी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इनएडमिसिबल होता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम ऐड बैक कर देते हैं, बट जब आपको थ्योरेटिकल आंसर देना है तो जो बातें मैं आप बता रहा हूँ वो लिख। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वन पॉइंट, 1 मिनट में आपका आंसर भी लेता हूँ। और लास्ट वन, फोर्थ वन पॉइंट क्या है, हमें रीजनेबल ग्राउंड्स पता हो कि ये डेट अब हमारे लिए रिकवरेबल नहीं है। तो रीजनेबल ग्राउंड्स, डेट क्या है? इररिकवर, के डेट अब रिकवर नहीं हुआ। जी, बात क्लियर होगी जी? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? जी, अब पूछ सकते हैं सवाल, क्या पूछना चाहते हैं जी? सर ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है मनी लेंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसका क्या मतलब है? जी, इसका मतलब ये है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका काम होता है कि वो उधार प्रोवाइड करते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक हो गया, लीजिंग कंपनीज होगी, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अब उनकी वो जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, वो लोन की अमाउंट तो उनकी इनकम में शामिल नहीं है। अगर उन्हें वो लोन रिटर्न ना हुआ, वापस रिफंड ना मिला, तो उनके लिए भी वो लोन की अमाउंट बैड डेट्स ही समझी जाए। ओके सर, थैंक ठीक यू हो सर। गया जी? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बैड डेट्स उनके लिए, जी? हमारे लिए मैं पढ़िएगा जरा, पिक नहीं है इसकी, आपने जो लिखा है। सर ये बैड डेट्स फिर उनके सॉरी, लिए, मुझे हमारे लिए ना हो। मुझे ना आपकी आवाज नहीं सही से समझ में आई, सॉरी, दोबारा बताइएगा आप मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फिर जो बैड डेट्स होंगे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हुए, हमारे लिए तो नहीं हुए ना? ये देखिए, सेकंड पॉइंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टैक्स ट्रीटमेंट के हवाले से, और वो कह देता है कि एक बैंकिंग कंपनी है, आप उसके टैक्स कंसल्टेंट हो, उसने किसी को उधार दिया था, उसे वो पैसे रिकवर नहीं हो पाए, तो आप मुझे बताइएगा आप उसे क्या एडवाइस करके आएंगे कि क्या वो बैड डेट्स जो एक्चुअली रिटर्न ऑफ है वो अलाउएबल एक्सपेंस है उस कंपनी के लिए या नहीं है? जी, बात क्लियर हो गई है आपको? जी, ठीक हो गया जी हमजा साहब। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे जी। चलें जी, बात समझ में आ गई। ये न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दी, समरी मैंने साथ साथ बना दी कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो। ये मैं इंशाल्लाह पीडीएफ की फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, ये आईकैप के क्वेश्चंस हैं, आपकी किताब में मौजूद होंगे, मुझे उनका रेफरेंस मौजूद नहीं है। मैंने ये पेज जो आपके सामने है, ये जो पेज जहां से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आईकैप क्वेश्चन बैंक है। ठीक है बच्चे, मैं सॉफ्ट में आपके साथ क्वेश्चन बैंक भी पूरे का पूरा आप
के साथ शेयर भी कर दूं। ठीक होगा जी बच्चे? चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड वन, पेमेंट अगेंस्ट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। पेमेंट करनी है ट्रेडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, बड़ी तवज्जो से बात को समझना ज्यादा जरूरी है। which was outstanding since 2017 and had been added back into the taxable income of the firm in 2021। बात क्लियर हो गई जी? समझाऊंगी बात? समझाऊंगी बात? देखो, पेमेंट की गई है ट्रेडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट। अब पेमेंट अगेंस्ट, ये बात आपको कंफ्यूज कर रही है, पहले बात समझ लें, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह करते हैं। 2017 को एक बैलेंस था आउटस्टैंडिंग, उसके बाद 2018, 19 एंड 2020, 3 साल तक वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। 3 साल भर के लिए वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा। 2021 में 3 साल भर के बाद आफ्टर 3 इयर्स अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहे, ठीक है, हम उसे क्या कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में राइट बैक कर देते हैं, इनकम बना लेते हैं। राइट बैक किया, इनकम बना ली। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि आपको आफ्टर 3 इयर्स अगर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो, कि अगर आपने नेक्स्ट 3 इयर्स तक वो बैलेंस पे नहीं किया, उससे नेक्स्ट कमिंग टैक्स ईयर में आपने उस लायबिलिटी को एड बैक कर देना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 2022 में वो इनकम जिसको आपने लायबिलिटी को इनकम बना दिया था, राइट बैक कर दिया था, कि हमने ये लायबिलिटी पे नहीं की, टैक्स वाले के मुताबिक आपकी ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट हो गए, आपने इसे राइट बैक कर दिया, अपनी इनकम बना ली। बट 2022 में इसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी है, लायबिलिटी पे बैक कर दी। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर आपने सब्सीक्वेंटली, आपने इनकम तो बना दिया, इसके बाद सब्सीक्वेंटली आपने पे बैक कर दी, वापस कर दी, जिस साल आप वापस करेंगे उसी साल वो आपके लिए अलाउएबल एक्सपेंस बन जाएगा। शाबाश, चैप्टर 14 में ये बात पढ़ चुके हैं। क्या होगा? अलाउएबल एक्सपेंस। अब बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन किसी भी साहब को? सही है, 3 साल अगर हमने पे नहीं था किया और चौथे साल हमने अपनी इनकम में लिखा और फिर 5वें साल दोबारा पे किया। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं ना, उस कंपनी के लिए 2017 में इसका ये एक बैलेंस था आउटस्टैंडिंग, टैक्स ईयर 2017 में एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ। इससे नेक्स्ट 3 इयर्स तक ये बैलेंस अगर पे बैक ना हुआ, इसे कहते हैं लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जैसे ये 3 टैक्स ईयर्स मुकम्मल होंगे, उस टैक्स ईयर के फौरन बाद, उन 3 टैक्स ईयर्स के फौरन बाद जो 4th वन टैक्स ईयर आएगा, उस 4th वन टैक्स ईयर में हम इस लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट को राइट बैक करके अपनी इनकम बना डालेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जब आपने इनकम बना दिया, इसके बाद जब भी आपने पे किया, जब भी आपने पेमेंट कर दी, एक्चुअली जितनी पेमेंट की, वो एक्चुअल पेमेंट की अमाउंट आपके लिए अलाउएबल टैक्स एक्सपेंस होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको इनकम बना चुके हो। ठीक हो गया? तो अब इस सिचुएशन में यही बात हमारे साथ डिस्कस कर। अब मैं पढ़ता हूं दोबारा से। पेमेंट की एक ट्रेडिंग लायबिलिटी की
जो कि आउटस्टैंडिंग थी 2017 से, आपने इसे ऐड बैक कर दिया था टैक्सेबल इनकम में 2021 में। बात समझ में आई? ये क्लियर हुई? 2017 में एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, अगले 3 साल तक पे नहीं हुआ, 3 साल के बाद जो फोर्थ वन टैक्स ईयर होगा उसमें आपने अपनी इनकम बना डाला। मुझे बताइएगा इतनी बात समझ में आई है? अगला पैराग्राफ मैं फिर नेक्स्ट पढ़ता हूं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? देखिए क्वेश्चन को समझने से ही मोर देन 50% आप आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। अगर तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया देन फिर आपके लिए आंसर करना इंशाल्लाह बहुत आसान होगा जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा अब देखें, बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी, अब आप मुझे बताइएगा वो पेमेंट कर दी। अगर आप पेमेंट कर चुके होंगे जनाब, तो फिर जब नेक्स्ट आप पेमेंट करेंगे वो आपके लिए क्या बन जाएगा? अलाउएबल एक्सपेंस। तो मैं इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा रूल लिखूंगा जी। शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी, आप लोगों को मैं बात समझा पाया हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। हम ये फोर्थ वन पॉइंट उसकी समरी बना रहे हैं, तो मैं इसके लिए एक सिंपल सा रूल लिखूंगा। पेमेंट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये बिजनेस इनकम का चैप्टर 14, पेमेंट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं सब्सीक्वेंटली। अगर आप किसी ट्रेडिंग लायबिलिटी को राइट बैक करें और सब्सीक्वेंटली उसकी पेमेंट कर डालें, ठीक है जी बच्चे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एडमिजिबल एक्सपेंस। तो ये क्या होगा आपके लिए? एडमिजिबल एक्सपेंस। और इस सिचुएशन में आप उसे डिडक्ट कर देंगे। ये बात क्लियर होगी जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चले जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जी हमने सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। थर्ड वन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब आप लोगों ने खुद बताना है मुझे। इनिशियल अलाउंस है जी 3 ईयर ओल्ड प्लांट का, विच हैज बीन इंपोर्टेड, जो इंपोर्ट किया गया था चाइना से। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 7 years। आप मुझे बताइएगा इनिशियल अलाउंस जी, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो लिख देते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट, समरी में ही ऐड हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शाबाश, बिल्कुल सही है जी। टैक्स ट्रीटमेंट मैं आपके साथ लिखने वाला हूँ इनिशियल अलाउंस। और आपको पता है इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25%। मैं इसकी सिर्फ कंडीशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद रखनी है ये बात। मैं इसकी सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? कंडीशंस। बाकी आपको इसके साथ एडिशनल बातें क्या होंगी वो आपको पता है। इसकी जो कंडीशंस है वो क्या है? सबसे पहले used in Pakistan for the first time, पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा हूं, पहली। ठीक है जी, टैक्स ईयर में। पूरी बात लिख देता हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको बात समझा सकूं। ठीक है जी, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए इसको।
और एलिजिबल डेप्रिशिएबल, और इसकी डेफिनेशन आपको पता है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होना चाहिए, तो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी। ठीक हो गया जी। फर्स्ट टाइम यूज होगा टैक्स ईयर में पाकिस्तान में, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, और एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट भी होना चाहिए। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक जी। हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लिया। तो अब ये आप देख लीजिएगा, टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, इसको बस अच्छे तरीके से आपने सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी सर, ये लास्ट पॉइंट जो है सर, इसके अगर हम टैक्स ट्रीटमेंट लिखें तो हमें नहीं पता कि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऊंची बताइएगा, मुझे आपकी बात नहीं समझ सर में आई। ये लास्ट पॉइंट जो है सर, अगर इसके हम टैक्स ट्रीटमेंट लिखेंगे तो हमें तो ये नहीं पता कि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा सर। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना जो सवाल में वकास भाई उसने बात कही है, उसने कहा इनिशियल अलाउंस लेना है 3 साल पुराने प्लांट पे जिसको इंपोर्ट किया गया। अब पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर उस पे इनिशियल अलाउंस लिया जा सकता है। तो हमने कंडीशन बता दी जी। सर वो तो मतलब पाकिस्तान में लेकिन यही मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है या नहीं, मतलब पहले यूज हो चुका है। हाँ, तभी हमने कंडीशंस लिख दी। हमने कहा कि फर्म इनिशियल अलाउंस हासिल कर सकती है अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाए, तो हमने ये आंसर कर देना, फर्म कैन क्लेम इनिशियल अलाउंस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये बात लिख दें, ये सेंटेंस लिख दें। सर बस यही इसकी टैक्स ट्रीटमेंट होगी। जी जी, मैं लिख देता हूँ ये, द फर्म, पूरी बात लिख देता हूँ, द फर्म या कंपनी कैन क्लेम, क्योंकि हमें यहाँ पे पता ही नहीं है ना, तो हमने ये बात लिख दी, द फर्म या कंपनी कैन क्लेम इनिशियल अलाउंस if the following conditions are satisfied। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फर्म क्या इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकती है। जी वकास भाई, बात समझ आ गई? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बाकी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझा पाए हो तो मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं जनाब। ठीक हो गया जी। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी, ये भी टैक्स ट्रीटमेंट है। टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी खावर साहब मौजूद हैं क्लास में? खावर साहब समझ आ रही है बात? अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अमाउंट्स फॉर टैक्स पर्पस। अब देख लें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ रहा है और कितना आसान है इसका आंसर करना। आपको पता है, आपके लिए प्रॉब्लम पता क्या है, आपको यही नहीं पता चल पाता इसका आंसर हमने कैसे करना। तो आपने बताना है ये गिवन एक्सपेंसेस क्या है, ये एक्सपेंसेस एडमिसिबल हैं या ये एक्सपेंसेस एडमिसिबल नहीं है। तो कैरेट लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट में और सेल करती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। पिछले 20 सालों से जब रिव्यू कर रहे थे कंपनी की टैक्स की प्रोविजन, आपने नोटिस किया फॉलोइंग अमाउंट्स को जो कि टैक्स की कैलकुलेशन में अपीयर हो रही है जून 30 2022 के लिए। अच्छा, अब वन बाय वन आप लोगों ने सोचना है, मुझे बताना है, फिर उसके बाद मैं इसका रूल भी प्रोड्यूस करता जाऊंगा। सबसे पहला, वन, एक्सपेंडिचर किए 4,50,000 के, प्रमोशन पे एक प्रोडक्ट की जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करेगी 12 सालों तक, विदाउट एलिजिबल हुआ। एक ऐसा एक्सपेंडिचर
जो आपको मोर देन 1 ईयर्स तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, मोर देन 1 ईयर। देखा, अभी बच्चे ने कंक्लूड किया है, लेकिन उन्होंने रूल नहीं बताया मुझे। अगर आपको बात समझ में आ गई है, लेकिन आप पूरा आंसर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल सही हो गया जी। तो अब आप क्या बताएंगे? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो आप इसका रूल लिखें, कोशिश करता हूं मैं आप लोगों के साथ, समरी में ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबल के लिए, तो मैं करता हूं जी। हमने कहा कोई भी एक्सपेंडिचर हो जो बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो प्रोवाइड करेगा बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक हो गया जी बच्चे, मोर देन 1 ईयर is considered as intangible asset। अच्छा, अगर वो इंटेंजिबल एसेट होगा तो फिर क्या होगा जी? बिल्कुल ठीक हो गया, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो आपने बताना है अमोर्टाइजेशन इसका is deductible expense over the period। कितने माह तक लिखा हो, कितने साल लिखा हुआ है, कितने साल तक लिखा हुआ है जी? ओवर द पीरियड ऑफ 12 years। ठीक है जी। अब हम जरा ये बात कर लेते हैं जी। हमने क्या किया हुआ है? अमोर्टाइजेशन, उसूल भी हम साथ ही लिख देते हैं, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एडमिसिबल एक्सपेंस एडमिसिबल एक्सपेंस होता है ना जी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे? इसे डिडक्ट कर देंगे। शाबाश, क्या कर देंगे जी? डिडक्ट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट भी लिख लेते हैं, छोटा सा नोट लिखते हैं। पहली बात, इसकी अमोर्टाइजेशन किस बेस पे होती है? कैसे कैलकुलेट करते हैं अमोर्टाइजेशन? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये अमोर्टाइजेशन की फिगर होगी। अमोर्टाइजेशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये नंबर ऑफ डेज पे बेस करती है। जी, मल्टीप्लाई बाय डेज तब करते हैं जब एक्विजिशन हो मिड ईयर, जैसे मैंने अगले पॉइंट में लिख दिया। अगर नंबर ऑफ डेज हुए तो फिर हम नंबर ऑफ डेज पे बेस करेंगे इसे। जैसे मैं साथ ही हिंट में बता देता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन होगी। जी, थर्ड वन पॉइंट, अगर इनडेफिनेट लाइफ हो, मैंने वैसे ही लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये लिखना नहीं है, ये इसका आंसर नहीं लिखना है। समरी बना रहे हैं ना, तो साथ साथ चीजें लिखता चला जा रहा हूँ। इनडेफिनेट लाइफ हो तो मुझे बताइएगा, जिंदगी हम कितनी तस्वुर करेंगे इसकी? 25 साल से। 25। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चले जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? आंसर जो हमने
ब्लू में लिखा है सिर्फ वही आंसर, इसके अलावा सिर्फ एडिशनल बात थी। ठीक हो गया जी बच्चे, ये क्वेश्चन भी हो गया। किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हो। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे जी। बैड डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन, स्टाफ लोन मुझे बता दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्टाफ का लोन टैक्सेबल इनकम में शामिल है या नहीं है, बताइएगा मुझे। नहीं है, शाबाश। जब इनकम में शामिल नहीं है तो क्या ये बैड डेट्स एडमिसिबल एक्सपेंस होगा? इनएडमिसिबल। एक्सीलेंट। देख ले, पिक आपने कर लिया, लेकिन अब आप आंसर नहीं कर पा रहे इसका सही से। इसका आंसर आपने करके आना, ठीक है? तो आपने कहना है, अब इसका आंसर आपने खुद से लिखना है, मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने क्या वर्ड लिख के आना है? आपने कहना है ओनली दोज बैड डेट्स आर allowable or admissible. Only those bad debts are admissible which have been previously included in income of the taxpayer. ठीक हो गया जी बच्चे? अब आपने ये रूल बता दिया। अभी पहले वही जैसे मैंने आपको समझाया हुआ हमेशा कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, बल्कि मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए आप क्या किया करें, मैं दोबारा बताता हूँ। आप जब भी टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने समरी बिल्कुल बना ली है, बिल्कुल रेडी है अभी इंशाल्लाह। वो सॉरी समरी कह रहा हूँ, प्लान बिल्कुल रेडी है, मैंने अब आप लोगों से शेयर कर देना और एक लेक्चर उस पर मैंने आपको डिलीवर करना। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट में सबसे पहला काम क्या करना है, आपने प्रोविजन लिखा करनी है। सेकंड वन, अगर उसकी कोई वर्किंग है, कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, आपने सेकेंडली वो किया करनी है। फिर उसके बाद आपने इस पे कंक्लूड करना है, डिसीजन अपना प्रोवाइड करना। पहले ही डिसीजन नहीं दे के आ जाइएगा। तो देखें इस क्वेश्चन को मैं समरी में सॉल्व भी कर देता हूँ, ये ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी हो सके इसकी। जी, सबसे पहला बैड डेट्स, बात तो उसी की कर रहे हैं हम, लेकिन ये यहाँ पे ना लिखें, हर बात समरी में लिखेंगे तो वो आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्योंकि इसकी कंडीशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इसको। ये बैड डेट्स का पोर्शन है जी, मैं इसको सॉल्व करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा तवज्जो से सुनना, मैंने भी क्या सेंटेंस बोला था, रिपीट करें ताकि याद हो जाए। ओनली, बोलते जाएं आप लोग, ओनली दोज बैड डेट्स, ओनली दोज बैड डेट्स आर admissible which has already been included in income of the taxpayer। शाबाश। देखें अपने रूल लिखा है ये। अब आपने यहाँ पे डिसीजन प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो है नहीं। ठीक हो गया ना? तो अब आपने यहाँ पे डिसीजन लिखना है। अब डिसीजन क्या होगा, आपने बताना है सिंस द स्टाफ लोन, चूंकि स्टाफ का लोन was not included in income of the taxpayer, income of the taxpayer, so it would not be admissible। शाबाश, it would not be admissible। अब मुझे आप बताइएगा, लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही? आसानी है? बात समझ में आ गई कि इसका आंसर कैसे प्रोड्यूस करना है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या बताया, सिर्फ वो बैड डेट्स एडमिसिबल होंगे जो ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स पेयर की शामिल होंगे। चूंकि स्टाफ का लोन
टैक्सेबल इनकम टैक्स पेयर की शामिल नहीं है, इस वजह से ये एडमिसिबल एक्सपेंस भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चले जी नेक्स्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला पॉइंट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ₹300,000 टू CL बाय द पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी से ना कुछ एक्सपेंडिचर्स रिकवर हो रहे हैं CL। This amount was incurred by CL in 2018 on marketing of a new product imported from Dubai। ये खर्चा उसे करना पड़ा था एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। बड़ी तवज्जो से सुनना, एक प्रोडक्ट थी जिसकी मार्केटिंग करनी पड़ी, उसकी मार्केटिंग के लिए ये खर्चा करना पड़ा था। अब वो खर्चा किया तो वो उसको अलाउ हो गया, वो सॉरी अलाउ नहीं हुआ, वो पेरेंट से रिकवर हो गया। इनकम ऑफ द कमर्शियल इंपोर्टर वाज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम। इस साहब की जो इनकम है वो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है, FTR में आती है। अब आप मुझे बताइएगा, हमने चैप्टर 20 में एक बात पढ़ रखी है कि अगर किसी को कोई एक्सपेंडिचर वापस मिल जाए, रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, याद है ना रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर, कि आपको एक एक्सपेंस आपने किया था वो वापस आपको मिल गया, उसका बेनिफिट आपको वापस रिसीव हो गया, वो रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर है, वो आपके लिए जी शाबाश ठीक हो गया जी, इनकम चार्जेबल टू टैक्स में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में मुझे जवाब देना आप लोगों ने, अगर आपने पिक कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे, आप बात समझिएगा। यहाँ पे इनकम की बात कर रहा है ना। अब मैं आपको बात समझाता हूँ, चले अब बात समझिएगा, पूरी सिचुएशन समझाता हूँ, आप फिर मुझे जवाब दीजिएगा। अब फिर आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी, फिर आंसर कीजिएगा, जंप ना कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन खराब ना हो जाए हमारा। इस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको खुद से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अब बात समझनी, एक कंपनी है जिसका नाम है CL, कैरेट लिमिटेड की बात करें ना, ये कंपनी कैरेट लिमिटेड एक प्रोडक्ट जो कि FTR में फॉल करती है, फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है। इस प्रोडक्ट की इसने एडवर्टीजमेंट की, प्रमोशन की, उस पे इसने कुछ एक्सपेंडिचर्स कर डाले। ये एक्सपेंडिचर्स इसको वापस इसके पेरेंट की तरफ से मिल रहे हैं, इसकी पेरेंट की कंपनी की तरफ से ये एक्सपेंडिचर इसको रिटर्न मिल रहे हैं। अब ये फैसला करना है क्या ये CL की इनकम में शामिल किए जाएं, क्योंकि ये रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, या नहीं किए जाए। इस बात का हमने फैसला करना है। इस बात का फैसला करने से पहले अब मेरे साथ साथ मुझे जवाब देते जाइएगा। कंक्लूजन आपने करना है, मैंने सिर्फ आपकी हेल्प करनी, डिसीजन आपने प्रोवाइड करना। मुझे बताइएगा ये एक्सपेंडिचर क्या FTR की इनकम के अगेंस्ट एडजस्टेबल है या नहीं? फाइनल टैक्स रिजीम के अगेंस्ट FTR की इनकम के अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस एडजस्टेबल होता है? नहीं होता। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप लोगों को पता है कि फाइनल टैक्स रिजीम के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर्स एडजस्टेबल नहीं होते। जब आपको एक्सपेंस ही अलाउ नहीं हुआ, आप मुझे बताइएगा, एक्सपेंस ही आपको अलाउ नहीं हुआ, अगर वो एक्सपेंस के बदले में एक्सपेंडिचर आपको दोबारा रिकॉर्ड हो जाए, वापस मिल जाए, क्या वो आपके लिए इनकम टैक्सेबल होगी? नहीं। अब समझ आ गई बात?
अब बात क्लियर हुई है? शाबाश, बिल्कुल हमजा शाह साहब, आपको बात समझ में आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों को क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चलें जी, इसके लिए हम एक आध सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप डिसीजन लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। रूल आपको मैंने समझा दिया, वो आप खुद से लिखिएगा। तो हम क्या कहेंगे? सिंस सर ये जो पैसे पेरेंट्स से मिले ये इनकम में शामिल होंगे सर? फिर इनकम में शामिल नहीं करेंगे ना। इनकम में शामिल तब करते कि अगर उसने पहले प्रीवियसली उस एक्सपेंस को अलाउ करवाया हो। इनकम टैक्स वाले ने तो उसे खर्चा ही अलाउ नहीं किया, तो वो इनकम भी उसकी इनकम नहीं बनेगी। इनकम तब बनती अगर ये प्रीवियसली एक्सपेंस बना हुआ होता। ये प्रीवियसली एक्सपेंस नहीं बना, तो अब ये इसकी इनकम भी नहीं बन सकती। ठीक है, यही बात हम लिखने लगे। सिंस द एक्सपेंडिचर incurred by CL, ठीक है जी। ठीक होगा जी। चूंकि एक्सपेंडिचर जो सीएल ने इंकर किए थे उसको कभी अलाउ ही नहीं हुए थे एडमिजिबल एक्सपेंस, क्योंकि वो इनकम एफटीआर की इनकम थी। इसी वजह से इट कैन नॉट की कंबाइन करें, इट कैन नॉट बी एडेड टू टैक्सेबल इनकम इन द टैक्स ईयर। इसी वजह से ये टैक्सेबल इनकम में भी शामिल नहीं हो। जी मुझे बताइएगा, अब बात क्लियर है जी? आप लोगों ने ये नोट कर लिया डिसीजन? ये नोट कर लीजिएगा डिसीजन। जी बात क्लियर हो गई जी? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछनी है? ठीक है ना। अब रिवीजन हो रही है, ये सभी सेक्शंस हम रिवाइज कर रहे हैं। वो एरियाज आप खुद से जरूर एक दफा बुक से उनकी रीडिंग कर लीजिएगा। जी ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इनिशियल अलाउंस है 4 मिलियन का ऑन यूज्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एसडी लिमिटेड। बताइएगा मुझे। तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इनिशियल अलाउंस will only be is only be not allowable। बिल्कुल ठीक, डिसीजन ठीक दे देते हैं हम, माशाल्लाह बिल्कुल सही डिसीजन देते हैं। लेकिन लिख भी पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे जी? इसका रूल लिखना है आपने। इनिशियल अलाउंस एडमिजिबल नहीं होता उन प्लांट एंड मशीनरी पे जो प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इसका आंसर भी क्या आपने लिखना है? पहले रूल, फिर उसी तरह से डिसीजन। पहले रूल बताएं, तो आपने क्या बताना है? इनिशियल अलाउंस। अब देख लें, ये इतनी दफा प्रैक्टिस इसी वजह से करवा रहा हूं आप लोगों की, कि आप लोगों को एग्जाम में बैठ के दिक्कत ना हो। इनिशियल अलाउंस इज allowable only if plant and machinery या eligible depreciable asset, वहां पर प्लांट एंड मशीनरी है।
नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया जी मियां वकास साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। was not previously used in पाकिस्तान। ये आपने सबसे पहले लिखा है रूल, वही बात। देखिए इसकी कंप्यूटेशन तो है ही नहीं, कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं। अब फर्दर थर्ड वन स्टेप पे इसका डिसीजन प्रोवाइड। अब आपने डिसीजन क्या लिखना है, सिंस, ठीक है जी, सिंस द इक्विपमेंट was previously used in Pakistan, therefore hence भी कह सकते हैं initial allowance is inadmissible। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी आप लोगों को? अगेन बात समझ में आ गई है? रूल, कैलकुलेशन अगर है, और फिर लास्ट पे डिसीजन। चले जी, किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं पूछना? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ वन, फाइनेंशियल चार्जेस हैं ₹100,000। फाइनेंशियल चार्जेस किसके हैं? 100,000। और डेप्रिसिएशन है 200,000 की। ओन व्हीकल पे जिसको एक्वायर किया गया फाइनेंस लीज पे। फ्रॉम रेडमिश लीजिंग, लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹400,000। ठीक होगा जी। प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ द फाइनेंस लीज मोटर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर इज विद इन मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ ₹2.5 मिलियन। ये आपको पता है, लीज के केस में भी जो व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है उसकी भी लिमिट 25 लाख है, ये आपको पता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए रूल है, मैं रूल लिखता हूँ। 7th वन, लीज। लीज के लिए आपको पता होता है डेप्रिसिएशन on leased asset। डेप्रिसिएशन जो लीज्ड एसेट पे हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या है? इनएडमिसिबल। एड बैक। सेकेंडली, फाइनेंस चार्जेस। शाबाश, एक्सीलेंट। ऑन लीज्ड एसेट्स। ये ऊपर वाले पॉइंट दिखा दे, वो नेट चला गया। जी बिल्कुल, मैं भी इसको भी हम एड बैक करेंगे। और अलाउएबल एक्सपेंस क्या है जी? शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को कामयाब करे जी। लीज रेंटल्स एडमिसिबल, और इसे हम डिडक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो इंटायर लीज रेंटल है वो अलाउएबल है। अगर अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हम मेंशन कर देते हैं जी, फाइनेंस लीज। चले जी, ठीक हो गया जी। फाइनेंस चार्जेस 100,000, 200,000। फाइनेंस चार्जेस 100,000 के हैं, डेप्रिसिएशन 200,000 की है। वो समरी में लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इरेज कर रहा हूं, आपको पता चल गया। ठीक है जी, आपको पता चल गया। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, कोई बात पूछनी है? ठीक हो गया जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सॉरी, कौन सा पॉइंट आप कह रहे थे?
सर ये लीज से ऊपर वाला 25 इयर्स वाला, वो जो आपने डिसीजन लिखवाया था सिंस द इक्विपमेंट वाज प्रीवियसली। ये इनिशियल अलाउंस की बात, अच्छा इनिशियल अलाउंस की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिखवाया यस इससे पहले वाला वो ये इनिशियल अलाउंस का था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये जो नीचे आपने करवाया डेप्रिसिएशन और लीजिंग एसेट, वैसे तो डेप्रिसिएशन हमारा एडमिसिबल एक्सपेंस होता है सर। जी, लीज एसेट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन हमारा एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं होता। लीज एसेट के अगेंस्ट एक्चुअल लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर, लीज रेंटल पेड, मैं ये पेड का वर्ड भी यूज करता हूँ, वो हमारे लिए सिर्फ अलाउएबल एक्सपेंस होता है। लीज रेंटल्स पेड, ठीक हो गया जी। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर वो एडमिसिबल एक्सपेंस होता है खबर साहब, उसको हम डिडक्ट करते हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन अलाउएबल है, बस लीज के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होता। दो खर्चे इनएडमिसिबल होते हैं, याद रखना, ये दोनों इनएडमिसिबल है और सिर्फ एक एडमिसिबल है, और वो क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। जितना भी लीज रेंटल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पे किया एक्चुअली वो अलाउएबल एक्सपेंस, ठीक है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बिजनेस के जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो मौजूद है, तो आप लोगों ने खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चे, मिस्टर कतील एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चर करता है वेरियस कंज्यूमर गुड्स को, और उनका नेम कतील इंटरप्राइजेज है जिसके तहत वो बिजनेस कर रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से, उसके रिकॉर्ड से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, ईयर एंडेड 30 जून 2022 की, वो ये मौजूद है। टोटल टर्नओवर की फिगर 28.5 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर 26.155 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट की 2.345 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग लॉस, फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज, लीज देखें ये पॉइंट अगेन रिपीट हो गया, अब आपको दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, आपको पता है ये क्या करना है हमें से। फिर उसके बाद अदर इनकम और लास्ट पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसका कोई और हेड ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल टैक्स में है, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। याद है जी आपको, ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लॉन्ग लाइन का था आई थिंक सो, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल है वही क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रवैया लेवल क्वेश्चन था जो फिजिकल क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया। अच्छा अब देखें, इस न्यूमेरिकल में एग्जामिनर कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड से क्या मुराद है? इस फिगर में शामिल है, इस फिगर में शामिल है। तो अब याद रखिएगा इस फिगर को हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो एडमिसिबल नहीं है, इनएडमिसिबल है, तो हमें ऐड बैक करना होगा, ये उसूल हम पहले ही जानते हैं। तो देखिए कहते हैं 45,000 रुपीज पे किए गए हैं फाइन के तौर पे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई थी। एक कस्टमर के साथ मुआहिदा हुआ, उसमें डिले कर दिया और जिस पे उसने आपको फाइन इंपोज कर दिया और 45,000 रुपए का आपको फाइन देना पड़ गया। अब मुझे बताइएगा क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ है या नहीं है? जी शाबाश, ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, तो ये एडमिसिबल एक्सपेंस है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम समरी में ये बात लिख लेते हैं साथ ही। पेनल्टी
ड्यू टू वायलेशन ऑफ लॉ या रेगुलेशन। बिल्कुल ठीक हो गया। एडमिसिबल या इनएडमिसिबल? शाबाश, इनएडमिसिबल, तो हम इसे एड बैक करेंगे। बट ये शाबाश, लॉ की ब्रीच नहीं है, ये एडमिसिबल एक्सपेंस है। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। समरी में हम लोगों ने लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, और इसमें लीज एसेट की डेप्रिसिएशन भी शामिल है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन लीज एसेट की हमें सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसी में शामिल। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई जी? ये बात क्लियर है जी आप लोगों को? चलें जी नेक्स्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है इंक्लूड 4,50,000 रुपए रीन्यूअल के लिए आपने पे किए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मुझे बताइएगा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कौन सा एसेट? लाइसेंस, डिजाइन, जी शाबाश, इंटेंजिबल एसेट, एक्सीलेंट। और अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स, 15 साल को बेस बनाते हो। चलो जी शाबाश। तो इसका मतलब हम इस पूरी कॉस्ट को ऐड बैक कर देंगे, ये इनएडमिसिबल है, और इस पे अमोर्टाइजेशन एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। तो हम ये साथ साथ करते जाएंगे। व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। तो ये एडजस्टेबल नहीं है, ये एडमिसिबल एक्सपेंस है, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। व्हीकल टैक्स, उसके बाद जी बच्चे उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 200,000 पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। के इलेक्ट्रिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करवाया रिप्लेसमेंट के लिए ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सपेंस नहीं होता, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है ना, तो इसे ऐड बैक करेंगे, ये इनएडमिसिबल। जी बिल्कुल ठीक हो गया, रिकवरेबल। 300,000 collected by KE as advance tax। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है जी एडवांस टैक्स, इनएडमिसिबल। शाबाश। अच्छा नेक्स्ट, कैश में आपने डोनेशन की पुअर फैमिलीज को, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस। 2 मिलियन की, ये भी इनएडमिसिबल एक्सपेंस, लेकिन जो ये 2 मिलियन की गई है वो ईदी फाउंडेशन को की गई है, और जो 30th शेड्यूल में मौजूद है, मैंने आपको बताया था ना इनके नाम 30th शेड्यूल्स में मेंशन है जिनको आप डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस पे क्या मिलेगा जी हमें? जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। इस पे क्या अलाउ होगा? टैक्स क्रेडिट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे क्या अलाउ होगा? टैक्स क्रेडिट। चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। पेनल्टी है 25,000 की इम्पोज की है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। लेट फाइलिंग, बताएं एडमिसिबल इनएडमिसिबल? इनएडमिसिबल। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 128,000 की इंकर्ड ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर्स, बिजनेस पर्पस के लिए एडमिसिबल। एडमिसिबल है जी। फॉरेन कस्टमर्स आपके पास आए हैं, आपने उनको कोई खाना वगैरह खिलाया, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर एडमिसिबल एक्सपेंस है। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी नेक्स्ट, अदर इनकम में शामिल है। अब अदर इनकम में क्या बातें शामिल है? डिविडेंड है 5,80,000 रुपए का, लिस्टेड कंपनी से मिला। डिविडेंड एफटीआर की इनकम होती है, फाइनल टैक्स रिजीम, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिकॉर्ड करते हैं हम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस पे रेट अप्लाई होता है एट द रेट ऑफ 15%। तो इसको तो हम सेपरेट करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेंगे। ये इनकम नेट ऑफ
टैक्स है। इसमें से टैक्स 15% कट चुका है और ज़कात भी इसमें 1 लाख रुपए की कट चुकी हुई है। ठीक हो गया। इसकी वर्किंग मैं समझाऊंगा, रिवीजन लेवल पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल गेन है 12 लाख रुपए का, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन, बिजनेस गेन नहीं है ये कौन सा गेन है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में के हेड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, तो इसको डिडक्ट करेंगे यहां से। उसके बाद बच्चे 30 जून 2022, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है जी। 1 अगस्त 2016 को खरीदे गए थे तो 2022 को बेचते हैं, तो इसका मतलब है मोर देन 1 ईयर है, तो 75% गेन इज टैक्सेबल होगा इसका। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट, 30 जून 2022 को लीज मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू कतील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीज्ड एसेट अगर एट द एंड ऑफ लीज टर्म ट्रांसफर हो जाए तो किस वैल्यू पे इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है? इन्हें रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। याद है ना जी आपको ये बातें? किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? रेजिडुअल वैल्यू पे। एक्सीलेंट। अच्छा जी बच्चे, 100,000 है। लीज की कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 2017। लीज रेंटल ड्यूरिंग द ईयर पे किए गए हैं 270,000 और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी अकाउंटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इतनी वैल्यू है और इतनी वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। साल के दौरान एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ स्टोरेज के लिए गुड्स की, 10,40,000 रुपए का। इसकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई हमें रिकॉर्ड करनी। टैक्स की डेप्रिसिएशन पूरे साल में विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा, इसकी बात कर रहा है, इसकी इफेक्ट को और इसके इफेक्ट को कंसीडर किए बिना जो डेप्रिसिएशन टैक्स की बनती है वो 15,60,000 बनती है। एडवांस इनकम टैक्स पे किया गया 4,80,000 रुपए का। और जी सवाल में क्या कहा जा रहा है? प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसके रूल्स के मुताबिक आपने कंप्यूट करनी है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो कतील इंटरप्राइज को ईयर एंड 30 जून 2022 में करना। नोट, आपने मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर देना है, तमाम रेलिवेंट एग्जम्पशंस, एक्सक्लूजन्स और डिसअलाउंस को भी शो करवाना है। मैंने आपको बताया था ना, ये एग्जामिनर क्वेश्चंस में हमें मेंशन करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं जी, मिस्टर कतील। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, सिर्फ कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन। जी एग्जामिनर ने कह दिया आप इग्नोर कर दें, बस इग्नोर कर दें, तो हमने कह दिया इग्नोर कर दें। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बाकी चीजों को डिस्कस करें, उसको इग्नोर करें। और ईयर एंड है, टैक्स ईयर है हमारे लिए 2022, तो फॉर द ईयर ठीक होगा जी। हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है जी, ये रुपीस। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहला है इनकम फ्रॉम बिजनेस, हेड। ठीक हो गया जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। जी मुझे बताइएगा, टैक्स से पहले का प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 09297 2809,297। अगर मैं गलती कर दूं तो मुझे उसी वक्त बता दीजिएगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिगर्स लिखते हुए। अच्छा बच्चे, अब ऐड करना है हमने इसमें
इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को तो ऐड करेंगे और डिडक्ट करेंगे, लेस करना है हमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस को। जी क्या हुआ, स्क्रीन को क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये फर्स्ट वन फाइन और पेनल्टी। जी मुझे बताइएगा क्या मौजूद है? जी इनकम फ्रॉम बिजनेस की जब हम वर्किंग कर लेंगे ना तो बाद में उसके नीचे बाकी हेड्स मैं ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया? तो देखें सबसे पहले आ गया फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई है। अच्छा अब ये ब्रीच ऑफ लॉ तो है नहीं, कानून की ब्रीच तो है नहीं, ये इनएडमिसिबल नहीं होता। ठीक है जी बच्चे, तो ये हम बता देंगे ये क्या है, ये एडमिसिबल है, ये एडमिसिबल है। क्यों एडमिसिबल है? एज नो वायलेशन ऑफ लॉ, क्योंकि वायलेशन ऑफ लॉ नहीं हो रही। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे तो सर इसको एग्जामिनर हम ने इनएडमिसिबल में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कह दिया कि आपने हर बात बतानी है, जिसको आपने कंसीडर नहीं किया वो भी बताना है। तो हमने ये बस बता दिया क्योंकि ये हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट पे नोट में लिखें कि इसको हमने क्यों कंसीडर नहीं किया। अब या तो हम सीक्वेंस में लिखते चले जा रहे हैं और बताते जाएं कि ये फिगर हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है। अगर ये ब्रीच ऑफ लॉ होती तो इनएडमिसिबल होता, एड बैक कर देते। सर ये एडमिसिबल नहीं होगा सर? नहीं एडमिसिबल है ना, तो अकाउंटिंग वाले ने एक्सपेंस नहीं बनाया हुआ, देखें एक्सपेंस नहीं बनाया, उसने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक्सपेंस तो बना हुआ है, ये देखें। और मैंने आपको रूल में बताया हुआ कि अगर एक्सपेंस अकाउंटिंग वाले का भी एक्सपेंस हो और टैक्स वाले का भी एक्सपेंस हो तो इफेक्ट क्या आएगा? नो इफेक्ट, कुछ नहीं करना आपने। जी विकास साहब बात समझ आई है आपको? सर वहां पे जो आपने सर इनएडमिसिबल भी लिखे दूसरे में, नहीं मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, इधर इधर मैं आपको भी समझा देता हूँ। लेस नहीं होगा देखो सर? ये देखो सर आपको 1 मिनट नजीर, सिर्फ 1 मिनट है। अच्छा देखो हमने कहा था अकाउंटिंग, टैक्स और इफेक्ट। हमने कहा था एक खर्चा अकाउंटिंग वाले के लिहाज से भी खर्चा ही है, एक्सपेंस है। टैक्स वाला कहता है मेरे मुताबिक वो एडमिसिबल है। तो आप मुझे बताएंगे अकाउंटिंग वाले ने भी एक्सपेंस बना दिया, टैक्स वाला कहता है मेरे मुताबिक एडमिसिबल भी है, तो उसका कोई इफेक्ट होगा? नो सर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलो अब ये देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस बनाया है इसने, ये यस सर अकाउंटिंग बनाया। वाले, ठीक है। टैक्स वाले के मुताबिक भी एक्सपेंस बनता है, एडमिसिबल है। जी सर बनता है। अब जब एक्सपेंस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो इसका मतलब है प्रॉफिट ये एक्सपेंस माइनस होने के बाद आया, तो एक दफा दोबारा हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो एक्सपेंस 2 दफा डिडक्ट नहीं हो जाएगा? सर इसको फिर इग्नोर करेंगे? हाँ तो मैंने यहाँ पे इग्नोर ही किया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया है क्योंकि देखो एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िएगा जरा। वो कहता है कि आपने हर इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है जिसको आपने इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया और क्यों किया। तो मैंने उसे बताया कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को क्यों इग्नोर किया, क्योंकि ये एडमिसिबल है, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। अगर ये वायलेशन ऑफ लॉ होती, इनएडमिसिबल होती, तो मैं इसे ऐड बैक कर देता। ओके सर सही हो, थैंक यू।
जी कोई मसला नहीं है नजीर साहब, आपको बात समझ में आई है जी। नजीर साहब अब पूछे। सर ये कंट्रैक्ट की वायलेशन करना लॉ की वायलेशन भी नहीं है सर? नहीं कंट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ यहाँ पे लॉ से ही बनते हैं ना सर? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मत के, वो लॉ है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मेरा और आपका एक मुआहिदा हो गया, वो कानून नहीं बन जाएगा। मेरा जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक दूसरे के, वो लॉ थोड़ी बन जाते हैं। वो हर एक के लिए थोड़ी ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं, वो मेरे और आपके लिए हैं। ठीक है ना? ठीक हाँ, सर। वो लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाती है। ऐसे तो कोई भी बंदा कानून बना दे और फिर हर एक के लिए उसको अप्लाई करना, फॉलो करना जरूरी हो जाएगा। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे नेक्स्ट वन, पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन है 19 लाख रुपए की। ठीक है जी, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इनएडमिसिबल एट बैक। जी ये भी बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट, ये दो पॉइंट्स हम सॉल्व कर चुके होंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट वन आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल है 4,50,000 रुपया फॉर रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसेंस का, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की कॉस्ट हम पूरी की पूरी यहां से माइनस करेंगे। ₹4,50,000 रुपया यहाँ पे सॉरी हम ऐड करेंगे पूरी की पूरी, इनएडमिसिबल। अच्छा जी, अब हम माइनस करेंगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन की अमाउंट मुझे बताइएगा। 450,000 जिंदगी बताई हुई है, कितने साल है जी इसकी? अच्छा 30,000 फिगर बता रहे हैं मुझे, जिंदगी 15 साल है जी। ठीक हो गया जी, सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा जी। यहाँ पे हमें डेट नहीं बताई, नहीं तो वरना हम डेट को भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बिल्कुल सही हो गया जी, जज़ाकल्लाह। व्हीकल टैक्स ये अलाउएबल है, एडमिसिबल है, इसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये मैं टाइम की किल्लत की वजह से ये नहीं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट कितनी है जी? सिक्योरिटी डिपॉजिट टू के इलेक्ट्रिक 200,000। एड बैक किया इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक हो गया जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की। उसके बाद नेक्स्ट वन, एडवांस टैक्स जी, इनएडमिसिबल है। एडवांस टैक्स कलेक्टेड बाय केई। जी 300,000 ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड बैक कर दिया हमने। एडवांस टैक्स कलेक्टेड बाय केई। अच्छा जी नेक्स्ट, एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर चुके। कैश डोनेशंस, डोनेशंस 64,600 और 2 मिलियन। डोनेशन टू पुअर फैमिलीज, ये जो कैश में हो रही है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे? जी कैश में जो हो रही है खावर साहब,
इस पे टैक्स क्रेडिट तो नहीं लेंगे ना, टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। वैसे डोनेशन होती ही इनएडमिसिबल है, डोनेशन एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, ये मैंने क्लास में भी बताया था आपको। इस पर सिर्फ आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है। तो जितनी भी डोनेशन पे की हुई होती है उसको तो हम सारी की सारी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम ऐड बैक कर देते हैं। इस पर क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना है हमें ये देखना है। अगर तो इन कैश है तो क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, अगर थ्रू बैंकिंग चैनल है और उन कंपनीज को या इंस्टीट्यूशंस को पे की गई है जिनके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सॉरी 30th शेड्यूल के अंदर, उनके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट अलाउएबल एक्सपेंस हो। तो डोनेशंस टू ईडी फाउंडेशन, $2 million थी आई थिंक सो। अमाउंट कंफर्म कर लीजिएगा, चले मैं ही कंफर्म करता हूँ जी, 2 मिलियन है। ठीक हो गया जी। देखें दोनों डोनेशंस हमने ऐड बैक कर ली, इनएडमिसिबल। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट वन, पेनल्टी 25,000 की। कमिश्नर, ये मुझे बताइएगा लॉ की ब्रीच है या नहीं है? पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, लॉ की वायलेशन हुई। कितने की अमाउंट थी? 25,000। ठीक हो गया जी, 25,000। अच्छा अब एक बात जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो मैंने टिक भी करवाई थी, ये देखिए, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट्स, तो इसको भी हम ऐड बैक कर देते हैं। $35,703, 35,703 के। अच्छा जी बच्चे, ये भी हम कर चुके हुए हैं। एंटरटेनमेंट वैसे ही एडमिसिबल है, अकाउंटिंग वाले ने भी एक्सपेंस बनाया, टैक्स वाले के लिहाज से भी एक्सपेंस है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम 580,000 डिडक्ट करेंगे। अदर इनकम में शामिल है, इनकम में शामिल है तो माइनस करेंगे यहां से। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम की अमाउंट कितनी है? 580,000, 580,000 इसमें से डिडक्ट कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, उसके बाद बचे कैपिटल गेन। वो भी आपको पता है अदर हेड ऑफ इनकम है, तो वो बिजनेस इनकम में तो नहीं टैक्स होगा, तो उसको भी हम डिडक्ट करते हैं। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स, कैपिटल गेन वो है 1.2 मिलियन। ये भी बच्चे हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। कैपिटल गेन की अमाउंट भी हमने डिडक्ट कर दी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी, इसके बाद जी 30 जून 2022 को लीज मशीनरी जो ट्रांसफर हुई है वो रिकॉर्ड किस वैल्यू पे होगी? रेसिडुअल वैल्यू पे। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी? रेसिडुअल वैल्यू। जब ये रेसिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी तो इस पर डेप्रीसिएशन हमने अब चार्ज करनी है, तो टैक्स डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक वो एसेट जो हमें लीज पे रिसीव हो गया, लीज मेच्योर होने के बाद टैक्स डेप्रीसिएशन, उस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन वो हमें अलग से बताई हुई है। अभी हम दोबारा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, वो पिक करके वो भी लिखेंगे। तो देखिए 100,000 हमारे पास रेट क्या गिवन है? ये एसेट कौन सा है जी? लीज मशीनरी है। मशीनरी पे रेट क्या यूज होता है? जल्दी से बताइएगा। 15%। अच्छा, और फर्स्ट ईयर है, मुझे बताएं 50% रिड्यूस करेंगे
शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। ये 50%। तो जी कैलकुलेट करके मुझे फिगर बताई दीजिएगा। मैं भी समझा देता हूँ। 7,500 ठीक हो गया जी, 7,500 ये माइनस कर रहा हूँ। अच्छा बात सुनिएगा मेरी बात, आप लोग जो जिस चीज को आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो बात समझिएगा। एक लीजिंग कंपनी, एक कंपनी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कतील इंटरप्राइजेस है। कतील इंटरप्राइजेस ने लीज पे एक एसेट मशीनरी ली। मिसाल दे रहा हूं आसान बात समझाने के लिए, ये 3 साल के लिए लीज थी। 3 साल के बाद लीजिंग कंपनी ने क्या किया, ये मशीनरी कतील के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी कतील को। अब मालिक कतील इंटरप्राइज बन गया। अब जब ऑनरशिप कतील इंटरप्राइजेस के नाम पे ट्रांसफर होगी तो कतील अपनी किताबों में इसे एसेट रिकॉर्ड कर लेगा। पहले ऑनरशिप लीजिंग कंपनी के नाम पे थी, लीगल टाइटल लीजिंग कंपनी के पास था। तब तक टैक्स वाला कहता था मैं ये आपका एसेट नहीं मानता हूं। जब मैं आपका एसेट ही नहीं मानता हूं तो इस पे आपको टैक्स डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करूंगा। अकाउंटिंग वाला क्या करता है वो छोड़, टैक्स वाला कहता है ये आपका आपके नाम पे एसेट है, आपकी लीगल ऑनरशिप है। आपने कहा नहीं, कहता मैं इस पर टैक्स डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं करूंगा। जब आपके नाम पे ये ट्रांसफर होगा, आप ऑनर बनेंगे, तब इसकी डेप्रिसिएशन भी अलाउ करूंगा। अब जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी कतील इंटरप्राइजेस के नाम पे, तो टैक्स वाले ने कहा इस एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है एट रेजिडुअल वैल्यू। जैसे लीज खत्म होगी, लीज खत्म होने के बाद जो रेजिडुअल वैल्यू होगी उस एसेट की, वो आपके लिए उस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। आपने इस अमाउंट पे इसे रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताएं, क्या लीगल ऑनर कतील इंटरप्राइज नहीं है? क्या कतील अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा? अब ये तो लीज खत्म हो गई, ये तो एसेट कतील को मिल गया। अब बात सर ये समझ में आई? रेजिडुअल वैल्यू से मुराद बुक वैल्यू है? जी, रेजिडुअल वैल्यू होती है एट द एंड स्क्रैप वैल्यू। इसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू। इसके 3 नाम है, इसे रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसे सॉल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक हो गया? अब डेप्रिसिएशन वो इस पे चार्ज करेगा। बेसिकली वो लीज एसेट नहीं है, वो लीज तो मैच्योर हो गई है, खत्म हो गई हुई है लीज। अब वो एसेट कतील को ट्रांसफर हो चुका होगा। कोई मसला नहीं बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझा पा रहा हूं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, आपका राइट है। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी ये एडमिजिबल होगी, ये एडमिजिबल होगी। देखे ना, हमने डिडक्ट कर दी है, ये एडमिजिबल हमने कैलकुलेट की है। ठीक है जी बच्चे, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ 10,40,000 रुपए का, और इस पे डेप्रिसिएशन, देखिए टैक्स की डेप्रिसिएशन पहले लिख देता हूं, ये है टैक्स की डेप्रिसिएशन। इस नोट को सॉल्व करते हुए 15,60,000 रुपए। जी मैं लिख देता हूं, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अभी एक बच्चे ने याद करवाई है बात, उन्होंने कहा जी लीज रेंटल पेड लिख ले, वो भूलना जाइएगा। तो लीज रेंटल पेड मैं लिख देता हूँ जी, लीज रेंटल पेड। उसकी अमाउंट देखें जी हम लोग, उसकी अमाउंट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? सर ये 200 है क्वेश्चन बुक में है सर? जी, मौजूद होगा, बिल्कुल मौजूद होगा। मैंने देखा नहीं है, तो मैं देख के आपको 70,000 है सर लीज रेंटल।
चले जी, 2,70,000 रुपए लीज रेंटल की अमाउंट है, ये गिवन है 2,70,000 रुपए लीज रेंटल की अमाउंट, 270,000 ये ले जी, मैंने वो भी लिख दी है। अच्छा, अब जिस एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करने वाले थे, क्वेश्चन 11 बता रहे हैं जी बच्चे, क्वेश्चन 16.4 बता रहे हैं, दो मुझे नंबर्स बता दिए गए, तो वो आप रेफर कर लीजिएगा। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ठीक हो गया जी बच्चे, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो से बात को समझना है। वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया 10,40,000 रुपए का, बिल्कुल मौजूद होगा, ये पास पेपर का क्वेश्चन बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10,40,000 रुपए का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर किया गया। अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा वेयर हाउस बिल्डिंग है? शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। वेयर हाउस क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एट द रेट ऑफ 10%। अब वर्किंग करवा दें, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस, मल्टीप्लाई बाय 10%। फर्स्ट ईयर है, 50% यूज करेंगे या नहीं करेंगे? शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे जी, शाबाश। फिगर बताइएगा मुझे। नहीं अभी डिस्टर्ब जी। टैक्स सर डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस 5 to 000 5 to 000 5 to 000 52,000। ठीक हो गया जी। तो जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ठीक है जी। अच्छा, अब सब फिगर्स हम कंसीडर कर चुके हुए हैं जी, ठीक हो गया जी। अब टोटल कीजिएगा, मुझे फिगर बता दीजिएगा, पहले इस अमाउंट तक का टोटल कर लीजिएगा। आप लोगों ने अगर साथ साथ नोट किया हुआ तो काइंडली टोटल कीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ तो मैं स्टेप बाय स्टेप मूव करवाता जाता हूँ। पहले आप इतने का टोटल कर लें, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर दूंगा जल्दी से। सर डाउन कर दें सर। जी मैं करने लगा हूं। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऐड करने ना सर इनएडमिसिबल में। जी जी बिल्कुल करना। सर 77846000। ये इस डेट इस अमाउंट तक की फिगर बता रहे हैं मुझे? यस सर 846000 00 सर 00 6000 00। जी अब नेक्स्ट। जी मुझे बच्चों ने कहा है 4085,100। एक बच्चे का मैसेज आया, कंफर्म कर लीजिए। जी ठीक हो गया जी, मियां वकास साहब का भी मैसेज आ गया, बाकी सब लोगों का भी कंफर्मेशन में मैसेज आ गया, यही बैलेंस बन रहा है। अच्छा, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस।
जी क्या कंफ्यूजन है जी? सर आपने कंफ्यूजन है, आपने कहा था मोर देन वन हेड हो तो रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। जी मैंने ये कहा था कि अगर एक नॉर्मल टैक्सेबल है और दूसरी फाइनल टैक्स रिजीम में है और एक्सपेंडिचर्स हमारे पास कॉमन है, उसके लिए हमें अपोर्शन करना हो तो फिर हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ रहा, बिजनेस का हेड एक ही है, हमें कॉमन एक्सपेंसेस नहीं गिवन और हमें अपोर्शनमेंट भी नहीं करनी पड़ रही। ठीक हो गया जी बच्चे? तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना लीजिएगा। अच्छा जी बच्चे, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगला हेड है जी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की डिस्पोजल पे हमें गेन हो रहा है 12 लाख रुपए का। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एज द होल्डिंग पीरियड, याद है ना आपको ये बात, एज द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 year, then 75% gain is taxable। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा, ये नॉर्मल टैक्स के लिए है ना? शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, नॉर्मल है सेक्शन 37 में, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी बच्चे। चलिए ये फिगर मुझे बताइए, 12 का 75% 900,000 कंफर्म करते जाइएगा कहीं गलती ना हो जाए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा इसमें सबसे पहले हम रिसीव हो रही है डिविडेंड इनकम। ठीक हो गया जी बच्चे। अब डिविडेंड इनकम के लिए वर्किंग करनी है, बड़ी तवज्जो से ये वर्किंग देखनी है, आप लोगों से वो गलती ना हो जाए। अच्छा सबसे पहली बात, डिविडेंड इनकम नेट ऑफ टैक्स है। इसमें टैक्स भी कट चुका हुआ है, ज़कात भी कट चुकी हुई है, ये बात याद रखिएगा। फिगर कितनी है? 580,000। तरतीब याद रखनी है, पहले आपको इसमें ऐड करनी है ज़कात की फिगर, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपको ऐड करनी है इसमें टैक्स की फिगर। ज़कात के लिए हम ग्रॉस अप करते, बट इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमें ज़कात की फिगर खुद से बताई है कि ज़कात की अमाउंट है 1 लाख रुपए। ये देखेंगे क्वेश्चन में गिवन, डिविडेंड 5,80,000 रुपए का रिसीव किया लिस्टेड कंपनी से, अमाउंट नेट ऑफ इनकम टैक्स है 15%, इसका मतलब टैक्स 15% से कट चुका हुआ है और ज़कात भी 1 लाख रुपए से डिडक्ट हो चुका हुआ। तो तरतीब फॉलो करनी है आपने, सबसे पहले इसमें आपने ज़कात की फिगर ऐड करनी है, तो ज़कात की फिगर ऐड करेंगे 100,000, टोटल फिगर 680,000। अब तवज्जो करनी है, बात गौर से समझनी है। इस पे टैक्स कट चुका हुआ है एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। हमें तो ये ग्रॉस अप फिगर चाहिए, ग्रॉस डिविडेंड की अमाउंट चाहिए। इसका मतलब है ये फिगर टैक्स की अमाउंट अगर 15% हो, 15% अमाउंट हो तो ये फिगर 85% फिगर होगी। जी शाबाश, ग्रॉस अप कर दिया जी आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा था 15, तो ये फिगर हो जाएगी 100%, नेगेटिव में नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन आए। तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? 680,000, ये 85% फिगर है,
इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से। तो बच्चों ने मुझे फिगर बता दी है 800,000। 800,000 का आप कैलकुलेट करेंगे 120,000। सर ये ये काइंडली रिपीट कर दें सर, इस बात की समझ नहीं है सर। जी मैं दोबारा बता देता हूँ जी। हमें फिगर एतजाज साहब ग्रॉस डिविडेंड की फिगर कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस डिविडेंड की, ग्रॉस डिविडेंड का मतलब इसमें टैक्स डिडक्ट ना हुआ हो, इसका मतलब है इसमें से टैक्स माइनस हो चुका हुआ है। अच्छा, अब ग्रॉस डिविडेंड नेट डिविडेंड की अमाउंट प्लस टैक्स की अमाउंट। अच्छा, अब टैक्स कितने परसेंट है? 15%। किसका? ग्रॉस का। ग्रॉस 100% हो जाएगी, जिसको बेस बनाएंगे वो हमारी 100% होगी, और नेट अमाउंट कितने परसेंट होगी कैलकुलेट? 85। इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल 100% बन जाएगा। थैंक यू अब सर। हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट डिविडेंड की अमाउंट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 680,000। इससे हमने ग्रॉस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो फिगर हमारे पास गिवन हो उसको बेस से डिवाइड कर देते हैं। बेस क्या है? उसी की बेस, वो 85 है, और जो कैलकुलेट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, वो 100 है। ये फिगर होगी 800,000। जी बात क्लियर हो गई? तो हमें ग्रॉस डिविडेंड की फिगर कैलकुलेट की, तो हमारी 800,000। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये फाइनल टैक्स, क्योंकि एग्जामिनर ने से हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि आपने एक काम करना है कि आपने हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करके देनी। तो जी बताइएगा टोटल इनकम 4 है, ये टोटल इनकम के 4085,100, और इसमें ऐड कीजिएगा 1.7 मिलियन। $5785,100 यही फिगर है। सभी लोग कंफर्म कर लें। इसमें से लेस कर दीजिएगा FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। तो फाइनल टैक्स रिजीम क्या है? डिविडेंड, इसको यहां से डिडक्ट कर दें, ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी डिविडेंड इनकम के बगैर अमाउंट, और इसमें से हम लेस कर देंगे लेस ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स 100,000। अब ये है हमारी टैक्सेबल इनकम। एग्जामिनर ने हमसे ये भी पूछा होगा। सर ज़कात तो डिविडेंड इनकम में शामिल थी, तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो ज़कात भी तो कट जाएगी ना सर? सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझा। सर ज़कात हमारी FTR की इनकम में शामिल है ना, हमने ऐड किया है ना ऊपर सर, 580 के अंदर 1 लाख वो ऐड किया है। मेरी बात सुने, ज़कात जो होती है वो पर्सन पे लगती है, इनकम पे नहीं लगती, वो वेल्थ पे लगती है। ज़कात का ताल्लुक ऐसा नहीं होता। ज़कात ये है कि एक रूल बन गया है कि जब आपको डिविडेंड पे किया जाएगा तो ज़कात काट के दिया जाएगा। तो वो ज़कात की अमाउंट की ट्रीटमेंट कैसे होनी है, वो ऐसे ही होनी है। ठीक है ना? आप इस चीज को कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आप इसको नेट कीजिएगा 4885100, अच्छा 4985100, और उसके बाद फिगर आ गई 4885100। जी
ये टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट कर दी। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें क्लियरली कहा था कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम आपने हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो अब हम वर्किंग करने लगे टैक्स लायबिलिटी। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछिएगा। अच्छा, टैक्स ऑन रुपीज, नॉन सैलरीड है ये सैलरीड का केस नहीं है। ये कौन सा केस है? नॉन सैलरीड का केस। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बता दीजिएगा 4885, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये किस स्लैब में फॉल कर रही है और वो स्लैब किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है? जी 4 मिलियन मुझे बताया जा रहा है। अमाउंट क्या है जी ये भी बता दीजिएगा। टैक्स ऑन रुपीज 4 मिलियन जी 620,000 है। वकास साहब आपने 620 सिर्फ मेंशन किया हुआ है। टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग हो जाएगा 885,100 एट द रेट ऑफ, रेट मुझे बताइएगा 30%। ठीक हो गया जी। फिगर कितनी? टू 65530। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब इसका टोटल करके मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट। अब अगेन 530 ओवर 4885,100। अब मल्टीप्लाई बाय, हमें अमाउंट यूज करनी है यहाँ पे लोअर ऑफ अमाउंट। फर्स्ट वन है एक्चुअल अमाउंट 2 मिलियन। नेक्स्ट वन 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 30% ऑफ 4885,100। अब आप मुझे बता दें इनमें से लोअर वन अमाउंट कितनी बचेगी? सर 1465530। चले जी, शाबाश। इस पे कैलकुलेट करके मुझे टैक्स क्रेडिट की अमाउंट बताइए। टू 65605, ये इसमें से लेस कर दीजिएगा, अमाउंट बताइएगा मुझे। दोनों को नेट ऑफ करें। नेट ऑफ करने के बाद कितनी अमाउंट बनती है जल्दी से बताइएगा जी। डोनेशन कैश में जो थी उस पे हमने क्रेडिट नहीं लिया। ये डोनेशन कैश पे नहीं है। ये देखिए दो डोनेशंस थी, इधर तवज्जो कीजिएगा। कैश डोनेशन टू पुअर फैमिलीज अमाउंटिंग टू रुपीज, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। एंड डोनेशन ऑफ रुपीज 2 मिलियन पेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू पे हो रही है। किसको? ईदी फाउंडेशन को। और ये ईदी फाउंडेशन 30th शेड्यूल में मौजूद भी है। ये बात क्लियर है? इस डोनेशन पे हमने क्रेडिट लिया है, इस डोनेशन पे हमने क्रेडिट नहीं लिया। ये बात क्लियर हो गई जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक जी? 265605 जी बच्चे, नेट ऑफ करके मुझे फिगर बताइएगा। 265605 अमाउंट नहीं सर थी, ठीक है जी। 619
619871 619871 8711 ठीक है जी। सर ये अच्छा अमाउंट बच्चे, अब चेंज इसमें करके ऐड करना है आपको टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन FTR एट द रेट ऑफ 15%, वो फिगर 120,000 जो हमने कैलकुलेट की हुई है, ये फिगर 871,937। अब इसमें से लेस कीजिएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें से लेस करना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को। अच्छा जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में सबसे पहले एडवांस टैक्स, जितना जितना पे कर दिया हुआ, देखें एक एडवांस टैक्स है 300,000 का जो इलेक्ट्रिक कंपनी ने किया, के इलेक्ट्रिक कंपनी ने, वो था 300,000, वो माइनस करना है आपने इसमें से। दूसरा टैक्स ऑन FTR फाइनल टैक्स रिजीम पे, वो था 120,000, वो भी माइनस करना है आपने, वो भी माइनस हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट वन एडजस्टमेंट में भी एडवांस टैक्स की फिगर बताई थी, एडवांस इनकम टैक्स पेड 480,000, एडवांस टैक्स 480,000 जी, इसको भी लेस कीजिएगा। लेस करने के बाद अब मुझे ये फिगर बता दें जी, कितनी फिगर बन रही है, पेएबल है या रिफंडेबल है जी। $160,129 रिफंडेबल है जी, ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। टैक्स रिफंडेबल, ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, टैक्स रिफंडेबल तक हमने पूरे का पूरा। सबसे पहले हमने क्या की, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी के बाद डोनेशंस, क्रेडिट ऑन डोनेशंस, फिर FTR की इनकम ऐड कर दी और जितना भी एडवांस में टैक्स कट चुका हुआ था वो सारे का सारा हमने लेस कर दिया। अब्दुल रहमान साहब, टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन में फर्क ये है कि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कवानीन के मुताबिक कैलकुलेट की जाती है, टैक्स वाला अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट होने वाली डेप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता। वो कहता है डेप्रिसिएशन को आपने कैलकुलेट करना है टैक्स रूल्स के मुताबिक, और टैक्स के रूल्स के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाए उस डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। मैं अभी PDF में कन्वर्ट करके ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लेक्चर भी आपके पास अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ये जो टैक्स ऑन FTR लिया है ना सर 15%, ये जी FTR की नजीर इनकम पे साहब, लेने हैं ना सर, 8 लाख पे। जी 8 लाख पे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 800,000। सर ये पहले FTR की इनकम आपने ऐड कर दी है फिर नीचे माइनस कर दी, ये तो जरा बता दें। क्योंकि फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम होती है, फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम में ये होता है कि ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स इसका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया था इसको दो तरीके होते हैं ट्रीट करने के, एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो नीचे माइनस भी करवाना पड़ेगा, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ऐड भी ना करें, यहाँ से डिडक्ट भी ना करें और नीचे नोट में लिख दें ये बात जाके, ठीक है जी, नीचे नोट में ये बात लिख देंगे कि FTR की इनकम पे इतना टैक्स बना जो कि एडवांस में कट भी चुका हुआ है, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट हो, ठीक है जी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा हुआ है कि फुल एंड फाइनल टैक्स रिजीम है, इसका टैक्स एट द टाइम ऑफ प्रोसीड्स जब रियलाइज होते हैं वो आपसे डिडक्ट हो जाता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये खालिद पेटी वाले में जो बुक है ना, जी
उन्होंने सर ये जो लीज रेंटल वाला हमने एसेट अब हमारे पास आ गया रेजिडुअल वैल्यू पे, उस उन्होंने ना इसका सिर्फ 15% लिया, आगे 50% नहीं लिया हुआ। जी वो हो सकता है कंफ्लिक्ट हो, लेकिन ये है कि वो जब फर्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन यूज चार्ज करेंगे तो वो 50% रिड्यूस करना है, वो रेट लेना है। तो ये उस रूल के तहत मैंने 50% यूज किया। ठीक है जी, हो ठीक है सकता है सर। कंफ्लिक्ट, मैं देख लूंगा उस चीज को। ओके सर। चले जी, ठीक हो गया जी बच्चे। चलें जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे जी। थैंक यू सर। मैं इंशाल्लाह लेक्चर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा, और ये भी कल की क्लास भी मेरी लीजिएगा लाजमी। मैंने आप लोगों के साथ प्लान शेयर करना है थोड़ा सा, कि आपने पेपर से पहले प्रिपरेशन और पेपर से पहले प्रिपरेशन का प्लान तो मैं वो बाद में शेयर करूंगा, लेकिन है कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए किन क्वेश्चंस को कैसे सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सब चीजें सर देखिएगा। ठीक है जी। एक चैप्टर रहता था सर ये टैक्स ऑन टैक्स वाला, उसमें थोड़ा जी कंफ्यूजन थे वो सर। मैंने ना उसके वो बना ली है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ चलिए सोल्यूशन। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अशहदु अल्लाह अल्ला हाफिज़ सर।